हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे आईआईटी जैम एग्जाम की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है उसके रिगार्डिंग थर्ड टॉपिक को लेके। ठीक है, और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन को लेके। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं नेम रिएक्शन को लेके, तो नेम रिएक्शन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हद से ज्यादा है और ऐसा प्रिडिक्ट करना कि कौन सी नेम रिएक्शन से क्वेश्चन उठ कर आ जाएगा वो क्वाइट इम्पॉसिबल सा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर जो है सिर्फ एक नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता, कभी भी वो 3 से 4 नेम रिएक्शन, 2 नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है कि वो 3 से 4 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है बच्चों से पूछ ले। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, एक हेक्सेनोन सिस्टम गिवन है। हमारे पास क्या सिस्टम गिवन है? एक हेक्सेनोन सिस्टम गिवन है। यहां पर हमारे पास उसने क्या दे दिया? एमसीपीबी दे दिया। यहां पर उसने क्या दे दिया? एमसीपीबी दे दिया। यहां पे हमारे पास जो है एक ए प्रोडक्ट बन गया और कहा गया कि जो ए प्रोडक्ट है इसको उसने क्या किया, इसको इसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवा दिया। उसको क्या किया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवा दिया। यहां पे हमें क्या बन जाएगा? यहां पे हमारे पास बी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही बी प्रोडक्ट हमारा देखने को मिला है, एग्जामिनर ने क्या किया, उस बी प्रोडक्ट को पीसीसी से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से ट्रीट करवा दिया एंड यहां पे क्या बन गया? सी प्रोडक्ट हमें देखने को मिल गया। राइट, तो यानी कि हमारे पास एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने इस स्टेप में तो क्या दे दिया? नेम रिएक्शन दे दी। इस स्टेप में तो क्या दे दी उसने? नेम रिएक्शन दे दी। यहां पर उसने इस स्टेप में क्या किया? रिड्यूसिंग रिएजेंट का रोल करवा दिया। और यहां पर उसने क्या किया? यहां पे उसने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का रोल करवा दिया एंड हमसे जो है पूछा गया है, ये बताइए ए, बी और सी तीनों प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप एक भी प्रोडक्ट मिस कर रहे हो तो क्वेश्चन होना क्वाइट इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन काफी ट्रिकी रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। राइट, तो यानी कि हमारे पास, मैंने क्या बताया कि नेम रिएक्शन जो है एज सच उठकर नहीं आती है। हमारे पास या तो 2-3 नेम रिएक्शन मिक्स पाएगी या फिर हमारे पास जो है नेम रिएक्शन के साथ साथ रिएजेंट्स मिक्स पाएंगे। तो रिएजेंट्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स थे मैंने आपको करवा दिए थे। बट अब बात करते हैं नेम रिएक्शन को लेकर। ठीक है, नेम रिएक्शन जहां तक है, कुछ एक नेम रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको करवाई हुई है। बट आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि नेम रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना कौन सी आने वाली है, क्वाइट इंपॉसिबल सा है। लेकिन 4 से 5 नेम रिएक्शन ऐसी है जो एग्जामिनर जो है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है, चाहे वो आपका आईआईटी जैम का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, डायरेक्टली सिर्फ एक ही नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। मैंने क्या कहा? डायरेक्टली सिर्फ एक ही नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और मान लीजिए अगर डायरेक्टली एक नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम नहीं है तो वो नेम रिएक्शन जो है, अगर नेम रिएक्शन यूटिलाइज करवानी होती है तो जो आज मैं 5 नेम रिएक्शन करवाने वाला हूं, उन नेम रिएक्शन को वो कंफर्मली उठाता है। बेशक वो एज अ रिएजेंट के साथ रोल करवा दे उसका, या फिर किसी दूसरी नेम रिएक्शन के साथ रोल करवा दे। ठीक है, तो इन 5 नेम रिएक्शन को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे आईआईटी जैम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखना। 5 उठाई है मैंने, है तो बहुत सारी, लगभग भी 25 से 30 मुझे अभी फिलहाल नाम भी याद है बहुत सारी, लेकिन ये 5 वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग है एंड जहां से क्वेश्चन फ्रेम बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। राइट, तो कुछ एक नेम रिएक्शन ऐसी होंगी जिसकी हम ट्रिक्स देखेंगे, डायरेक्टली मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म करने का टाइम नहीं है। और कुछ एक नेम रिएक्शन ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा क्योंकि वो ट्रिक से नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारी नेम रिएक्शन है आज के टॉपिक की, वो है डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, पहली जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। देखिए, जहां पर भी नेम रिएक्शन की बात आ जाए ना, केमिस्ट्री में कुछ एक नेम रिएक्शन ऐसी होती हैं जहां पर आप जो है नाम पढ़कर ही सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का आइडिया लगा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या सिस्टम यहां पे गिवन है, यहां पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है यानी कि जो रिएक्टेंट होता है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पे हमें एक डाइइनोन सिस्टम देखने को मिलेगा। वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? एक डाइइनोन सिस्टम देखने को मिलेगा। डाइइनोन सिस्टम होता क्या है हमारे पास? डाइइनोन सिस्टम हमारे पास ये सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, 2 अल्कीन है, इसलिए इन लगाया गया है एंड एक कीटोन सिस्टम है। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइइनोन सिस्टम कहते हैं। अब पहचानोगे कैसे? क्योंकि ये तो किसी और रीजन में भी यूज हो सकता है। पहचानोगे कैसे कि यहां पे डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के लिए ही प्रोडक्ट दिया है? यहां पर हमारे पास जो 4th पोजीशन है,
यहां पर हमारे पास जो फोर्थ पोजीशन है इसके ऊपर दो ग्रुप कंफर्म लगे पाएंगे, इसके ऊपर दो ग्रुप कंफर्म लगे पाएंगे, आर और आर डैश, दे में भी सेम दे में भी डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर इस टाइप का रिएजेंट सब आपको रिएक्टेंट दिख जाए कहीं पर भी तो समझ जाना डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट होने वाली है। देखिए नेम रिएक्शन को करना मुश्किल नहीं है, नेम रिएक्शन को पहचानना मुश्किल है। बहुत सारी नेम रिएक्शन ऐसी है जिनके अंदर सेम सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप रिएजेंट और रिएक्टेंट को देख के और ऑप्शन काफी हेल्प कर देते हैं ये जानने में कि कौन सी नेम रिएक्शन वहां पे होने वाली है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट है वो क्या होता है, डाई इनोन। अगर मैं बात करता हूं यहां पे रिएजेंट की कि यहां पर हमारे पास आपके जो एरो होता है उसके ऊपर रिएजेंट जो लिखा होगा वहां पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एसिड देखने को मिलेगा। यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक एसिड देखने को मिलेगा। एसिड में भी हमारे पास कोई प्रोटिक एसिड हो सकता है, हमारे पास एसिड में भी कोई प्रोटिक एसिड हो सकता है, और में भी कोई लेविश एसिड हो सकता है, और में भी कोई लेविश एसिड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास HCl हो गया या फिर H2SO4 हो गया, कुछ भी हो सकता है। और लेविश एसिड मतलब कि वो एसिड जो कि लोन पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास SbCl5 हो गया, कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको ये दो कंडीशन दिख जाए, एक डाई इनोन सिस्टम है और उसके सामने हमारे पास एसिड गिवन है, इट में भी प्रोटिक और इट में भी लेविश एसिड, तो आप समझ जाना डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट होने वाली है। एंड वहां पे प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट के नाम पर वहां पर हमें जैसे कि हमारे नाम में लिखा गया है फिनोल देखने को मिलता है। यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, फिनोल सबस्ट्रेट देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास क्या थी, डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट थी। अब जैसा कि मैंने बताया कुछ एक रिएक्शंस को जो है मैं ट्रिक के थ्रू नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि ट्रिक से करोगे तो गलती कर बैठोगे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम जो है डायरेक्टली मैकेनिज्म से ही देखेंगे। ज्यादा मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है इनके, लेकिन मैकेनिज्म के बिना अगर आप कहीं किसी चीज को अप्रोच करने जाओगे ना तो गलती कर जाओगे। मेरी बताऊं मैं आपको, अगर मुझे कोई चीज बहुत अच्छे से आती है ना, उसके बावजूद मैं अगर एग्जाम देने बैठता हूं तो मैं मैकेनिज्म को एक बार जरूर फॉलो करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक एक नंबर हमारी रैंक को कितना नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया, एक हमारे पास क्या गिवन पाएगा, डाई इनोन सिस्टम गिवन पाएगा। हमारे पास क्या पाएगा, एक डाई इनोन सिस्टम गिवन पाएगा। एंड यहां पर हमारे पास दो ग्रुप लगे पाएंगे। यहां पर हमारे पास क्या लगे पाएंगे, दो ग्रुप। मान लीजिए एक मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, C2H5 ग्रुप ले लिया। एक मैंने क्या ले लिया, C2H5 ग्रुप ले लिया, और सामने मैंने क्या ले लिया, एक प्रोटिक एसिड ले लिया जो H पॉजिटिव का सोर्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो होगा क्या, हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है। अब कई बच्चों को दिक्कत ये आएगी, सर आपने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन का ही अटैक क्यों करवाया इस H पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट थे। तो बच्चों डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, आप खुद सोचो, एक हमारे पास जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये लोकलाइज्ड है कहां पर, इन दो कार्बन के बीच में। इनके ऊपर जो है दो कार्बन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एकदम फ्री है। यहाँ पे एकदम फ्री है, कंप्लीटली दिख रहा है। तो लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो पाई बॉन्ड के कंपेयर में कहीं ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये लोन पेयर ही अटैक करेगा, डबल बॉन्ड का अटैक मत करवा देना। तो यहाँ पे जैसे ही इसने हमारे कार्बोनिल ग्रुप ने इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, OH पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। और हमें क्या पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, यहां से पाई बॉन्ड को तुड़वा लेगा। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन क्या चाहेगा, स्टेबलाइज होना। अब ये कार्बोकैटायन क्या चाहेगा, स्टेबलाइज होना। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस के थ्रू आगे शिफ्ट कर जाएगा। ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू आगे शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पर जो मेटा पोजिशन है इसके ऊपर क्या बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब हमें पता है चाहे हमारे पास कुछ भी हो, चाहे हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट गिवन क्यों ना हो, चाहे हमारा कार्बोकैटायन हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप के लोन पेयर के थ्रू, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज बेशक क्यों ना हो रहा हो, लेकिन एरोमेटिसिटी एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां पर हमारे पास एरोमेटिसिटी हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके सामने कई सारे जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था वो बहुत ज्यादा
स्टेबलाइज था एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटायन। इसका रीजन ये है कि यहां पे सर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा था। यहां पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का लोन पेयर है वो डायरेक्टली यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को मेसोमेरिकली स्टेबलाइज कर रहा था, जबकि यहां पर तो हमारे पास ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो यानी कि हमने तो ये कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट करी है, यहां पे हमने जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब आगे फेवरेबल होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है और ये कार्बोकेटायन क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज है। तो ऐसा आखिरकार हो कैसे गया? इसका रीजन ये है कि यहां पर हमारे पास एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, इसका रीजन क्या है, यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है एंड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फेवरेबल हो रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बोकेटायन को पता है जैसे ही इसने रेजोनेंस कर लिया, इसको एरोमेटिसिटी नाम का जो बंदा है वो देखने को मिल जाएगा, एरोमेटिसिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे ये जो हमारे पास रेजोनेंस हुआ है, इसका रीजन क्या होता है? एरोमेटिसिटी का गेन करना। यहां पे होता क्या है? एरोमेटिसिटी का गेन करना, क्योंकि हर एक चीज जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहती है। माना मैंने कि यहां पे कार्बोकेटायन को थोड़ी सी तकलीफ होगी इनिशियली इस फॉर्म में आने में, लेकिन स्टिल इसको पता है कि जैसे ही थोड़ा सा इसने हार्डवर्क किया, इसको एरोमेटिसिटी मिल जाएगी, फिर लाइफ टाइम के लिए स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए ये क्या कर लेता है? इस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद होगा क्या? यहां पर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है, यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है, ये क्या करता है? माइग्रेट करता है। यहां पे क्या करता है? माइग्रेट करता है। अब आप कहोगे सर कौन सा अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करवाएं? दो है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, मैंने आपको करवाया था कार्बोकेटायन के अंदर, अगर आपने इंटरमीडिएट मेरे देखे हैं, इंटरमीडिएट में मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर बताया था। इंटरमीडिएट में मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर बताया था, और मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, देन पीएच का, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी कार्बन एंड देन प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है उससे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा? इस इथाइल ग्रुप का हमें देखने को मिलेगा। इसलिए ये इथाइल ग्रुप क्या कर जाएगा? माइग्रेट कर जाएगा यहां पर हमारे पास। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? माइग्रेट कर गया इथाइल ग्रुप, एंड यहां पे हमारे पास क्या बन गया? यहां पे हमारे पास कार्बोकेटायन देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा और गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हमें देखने को मिल जाएगी। ये हाइड्रोजन जो है यहां पे चला जाएगा, बॉन्ड जो टूट के, और हमें क्या देखने को मिल जाएगा? हमें एक फिनोल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। हमें क्या देखने को मिल जाएगा? एक फिनोल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होती है? डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट होती है, जिसमें हमने क्या किया? हमने डाईइनोन सिस्टम से क्या बना लिया? फिनोल सिस्टम बना लिया। एंड ये फिनोल सिस्टम जो है बहुत ज्यादा स्टेबलाइज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुकी है? एरोमेटिसिटी आ चुकी है, और इसी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए थोड़ा सा कार्बोकेटायन को क्या करना पड़ा है? हार्ड वर्क करना पड़ा है, ताकि वो क्या कर सके? वो जो है एक एरोमेटिक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। अब एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि हमारे पास ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां पे हमारे पास कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को थोड़ा सा कॉमन सेंस हो लगाना चाहिए, तभी समझ में आती है। तो फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? हमारे पास एक डाईइनोन सिस्टम है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक डाईइनोन सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास क्या ग्रुप प्रेजेंट है? मान लीजिए CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? COOET ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? H पॉजिटिव दे दिया। तो मैंने क्या कहा था? यहाँ पे R1 और R2 कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई अल्काइल ग्रुप ही हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, गलती मत करना। यहाँ पे जैसे ही मैंने H पॉजिटिव दिया, तो हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोक्सी, ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और मैं डायरेक्टली सबस्ट्रेट बनाता हूँ यहाँ पे, हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये कार्बोकेटायन हमारे पास फॉर्म होएगा। ये वाला तो हर जगह बनना है, तो यहाँ पे एक CH3 है और एक क्या है हमारे पास? COOET है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ क्या हुई? यहाँ पे अब की बार हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई सीन ही नहीं है। अब किसको माइग्रेट करवाए? CH3 को या COET को? हमें पता है ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइग्रेट नहीं होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइग्रेट नहीं होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों ही करवा के देख लेते हैं। एक बार हमने क्या किया? COOET को ग्रुप को माइग्रेट करवा दिया। जब हमने COOET को ग्रुप को माइग्रेट करवाया, तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैंने एक बार मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करवा दिया,
अगर मैंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करवा दिया, तो जब मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। और हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये हाईली अनस्टेबलाइज हो चुका है। हाईली अनस्टेबलाइज क्यों हो गया, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कहाँ बना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए ये माइग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये माइग्रेशन देखने को मिलेगा। एंड देन क्या होगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ से लूज हो जाएगा और हमें यहाँ पे जो है एक फिनोल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अपनी डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट को अंजाम तक पहुंचाना है। तो एक रिएक्शन हमारे पास हो चुकी है, दैट इज डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है बेकमैन रीअरेंजमेंट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के साथ तो मेरी कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं, कभी शेयर करूंगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो खतरनाक ही काम हो गया था इस रिएक्शन के चक्कर में, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हुआ क्या था, हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, फर्स्ट ईयर की बात है, एमएससी के फर्स्ट ईयर की, और हमारा प्रैक्टिकल में वाइवा लेने के लिए एसएन धवन सर आ चुके थे। एसएन धवन सर आपने नाम सुना होगा, जो प्रदीप बुक जो हमारे पास है उसके ऑथर जो है। एंड उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ यहाँ पर अगर हमें इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक लेके जाना है तो आप क्या करोगे। वो प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया सर इस तरीके से कर सकते हैं। एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रैक्टिकल जो इतने बड़े टीचर ले रहे थे, तो मैंने उनको इंप्रेस करने के चक्कर में बता दिया कि सर हम यहाँ पे सेकंड पाथवे जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं। एंड वो बेकमैन रीअरेंजमेंट थी, तो ही इज लाइक अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बेकमैन रीअरेंजमेंट को लेके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मैंने सर को कह दिया सर मेरे को नहीं आता, मुझे छोड़ दो, मेरा प्रैक्टिकल है आगे जाके, मुझे अपना जो इंस्ट्रूमेंटल काम है वो भी पूरा करना है, मुझे छोड़ दो सर, मुझे नहीं आता। तो प्रैक्टिकल में उतना ही बोलो जितना आता है, किसी टीचर के आगे होशियारी मत मारा करो। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट के साथ तो काफ़ी खास याद मेरी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ये बातें तो होती रहेगी। अब हम बात करते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप सबस्ट्रेट जान गए और आप पहचान गए कौन सी रिएक्शन है तो बहुत आसानी से आप उस चीज को कर सकते हो। तो सबस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्साइम देखने को मिलता है। सबस्ट्रेट के नाम पर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑक्साइम देखने को मिलता है। ऑक्साइम क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड NOH, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिएजेंट की, अगर यहाँ पे हम बात करें रिएजेंट की, तो यहाँ पे रिएजेंट के नाम पर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एसिड ही देखने को मिलता है। इट में बी प्रोटिक और इट में बी लेविश, इट में बी प्रोटिक एसिड और इट में बी लेविश एसिड, डजंट मैटर, आपके पास कोई भी एसिड देखने को मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक मैंने एग्जांपल दिया था लेविश एसिड का HbCl5, एक और दे देता हूं एग्जांपल हमारे पास PCl5। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, लेविश एसिड ही है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के नाम पर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अमाइड देखने को मिलता है। प्रोडक्ट के नाम पे हमें क्या देखने को मिलता है, अमाइड देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। बेकमैन रीअरेंजमेंट में तो मतलब ऐसा काम है मेरे साथ कि मुझे पता है ट्रिक के थ्रू कैसे करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं कभी करता नहीं हूं, पता नहीं क्या ही चक्कर है इसका। तो ठीक है, तो ट्रिक मत अपनाना, ट्रिक बताऊंगा भी नहीं, अपनाओगे तो कैसे ही, डायरेक्टली मैकेनिज्म करना, क्योंकि माइग्रेशन करने में बहुत गड़बड़ कर दोगे आप। क्योंकि जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूं आज, हर जगह माइग्रेशन ही माइग्रेशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि माइग्रेशन ये एक ऐसी चीज है जो कि एग्जामिनर की फेवरेट रहती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे पास मैकेनिज्म की। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ऑक्साइम सिस्टम है। मान लीजिए एक ऑक्साइम सिस्टम है, यहाँ पे R1 ग्रुप है, यहाँ पे R2 ग्रुप है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एसिड प्रोवाइड कर दिया H पॉजिटिव, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कर लेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी तो था, नाइट्रोजन भी तो कर सकता था, बट यहाँ पे होगा क्या, पहली बात तो नाइट्रोजन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, पहली बात तो डबल बॉन्डेडली अटैच है, और दूसरी बात नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको कौन खींच लेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अपनी तरफ खींच लेता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता। हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, R1 और R2। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन बिल्कुल भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, तो यहां से ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। यहां पे होगा क्या, ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और हमें क्या देखने को मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये देखने को मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड N पॉजिटिव ये देखने को मिल जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा, किसी भी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करे, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे हमारे पास कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हमें देखने को मिलेगी। यहां पे होगा क्या, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हमें देखने को मिल जाएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। तो मान लेते हैं हम R1 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है R2 के कंपेयर में। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे चेकआउट करते हैं। तो R1 क्या कर जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड NR, यहां पे R2 है एंड कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि कार्बन वाला ही तो बॉन्ड टूटा ना, कार्बन वाला ही तो बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, जो हमने वाटर मॉलिक्यूल को निकाला था, जो हमने यहां पे वाटर मॉलिक्यूल को निकाला था, ये वाटर मॉलिक्यूल आके इस कार्बन के ऊपर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर जाएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड R1 यहां पे है R2 और यहां पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। एक स्टेप मैंने जो मिस किया वो क्या, कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाके अटैक करेगा तो OH2 पॉजिटिव बनेगा, वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ताकि स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, अब यहां पे क्या बन गया, देखिए यहां पे ये क्या बन गया, इनोल फॉर्म है। यहां पे क्या बन गई, ये इनोल फॉर्म है एंड इनोल फॉर्म स्टेबलाइज नहीं होती, उससे ज्यादा स्टेबलाइज क्या होती है, कीटो फॉर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा एंड हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे NR1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R2 ये देखने को मिल जाएगा एंड ये हमारे पास क्या है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। और हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अमाइड देखने को मिल जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म हमारे पास बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। सबसे पहले होगा क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो H पॉजिटिव का एक्सेप्ट करेगा, OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होगा, उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था वो जाके दोबारा जाके अटैक कर देगा एंड यहाँ पे हमारे पास टोटोमेरिज्म हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल मैकेनिज्म था। जैसा कि मैंने कहा कि मैकेनिज्म को फॉलो करना, बिल्कुल भी ट्रिक को अपनाना नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट को लेके। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि देखिए पहचान जाओगे तो बात बन जाएगी, नहीं पहचानोगे फिर तो बैकमैन समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए बैकमैन समझ में ही नहीं आएगी तो इतनी सारी स्टेप्स थी, इतने सारे मैकेनिज्म थे हमारे पास इसमें करने के लिए कि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या कुछ होएगा। ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन कोई सोच ही नहीं सकता जब तक किसी को ये ना पता हो कि बैकमैन रीअरेंजमेंट हो रही है। राइट, तो यहां पे हम अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन की सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे हमें क्या दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया एंड हमसे पूछा गया बताइए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें दिख गया ऑक्साइन, कार्बन सॉरी बैकमैन रीअरेंजमेंट में सिर्फ आपको एक ही चीज पहचाननी है, दैट इज ऑक्साइन। ऑक्साइन दिखते ही क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म बेशक मैं फॉलो करता हूं लेकिन इतना ज्यादा बड़ा नहीं करता, मैं दो स्टेप में लगभग अपनी बैकमैन रीअरेंजमेंट खत्म कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, तो 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बैकमैन रीअरेंजमेंट आप भी 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट कर लोगे, तो ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ती ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डबल बॉन्ड N पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, फिर ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब देखिए माइग्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी चीज कर देता हूं, यहां पे क्या लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गलत कराओगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन करवाना है, तो माइग्रेशन कौन से ग्रुप का होता है, अल्काइल ग्रुप का, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब ये वाला ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है और ये वाला ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है, लेकिन हमें पता है ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ये वाला कार्बन हमारे पास कैसा है, ये वाला कार्बन हमारे पास टर्शरी है और ये वाला कैसा है, ये वाला सेकेंडरी है। तो ये वाला कार्बन जो है माइग्रेट करेगा और जब ये वाला कार्बन माइग्रेट कर जाएगा तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें यहां पर जो है, यहां पे हमारे पास CH3 है, यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा हमारे पास, और यहां पे हमारे पास यहां पे ये है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कुछ इस टाइप का कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कार्बन के ऊपर जब ये माइग्रेट करेगा तो हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगी, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ कर दी है ना। दोबारा बनाते हैं इसको,
यहाँ पे जब ये माइग्रेट करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 7 मेंबर की सिस्टम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, फिर ये वाला कार्बन आएगा, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, और फिर हमारे पास ये वाला कार्बन, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब बन गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बन गई हमारे पास 7 मेंबर रिंग सिस्टम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैच करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है OH सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 सिस्टम है, यहाँ पे ये। ठीक है, ये सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। देन क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, और टोटोमेरिज्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, इनोल जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड हमें क्या देखने को मिल जाएगा, अमाइड देखने को मिल जाएगा, एंड दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो 2 रिएक्शन हमारे पास हो चुकी है। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। अब एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला जो हमारे पास रिएजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट था, उसमें एक रिएजेंट होता है MCPBA, उसमें एक रिएजेंट होता है MCPBA। ठीक है, वो टॉपिक मैंने अभी करवाया नहीं है, वो यहाँ पे ही कवर हो जाएगा। MCPBA क्या होता है, MCPBA होता है हमारे पास मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो MCPBA हमारे पास क्या होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट हमारे पास 2 तरीके से ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सबस्ट्रेट हो सकते हैं। एक तो क्या होगा हमारे पास, एक तो अल्कीन पा सकता है, एक तो अल्कीन पाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या पाएगा, कीटोन सिस्टम पा सकता है। दूसरा हमारे पास क्या पा सकता है, कीटोन सिस्टम पा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर अल्कीन सिस्टम पाएगा और उसके सामने MCPBA हमने दे रखा है, तो वहां पे वो क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। वहां पे ये क्या कर देगा, इपॉक्सीडेशन कर देगा। और अगर कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है, वहां पे अगर हमारे पास जो है MCPBA दे दिया, तो वहां पे क्या रिएजेंट देखने को मिलेगी हमें, बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आई थिंक मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, शायद मैंने जो है नेम रिएक्शन जब करवाई थी पहले, तो ये दोनों ही, या फिर बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन तो मैंने करवा ही रखी है, तो एक बार चेकआउट कर लेना कंप्लीट, अगर आपको मैकेनिज्म वगैरह जानना है तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं आखिरकार होगा क्या। ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्टली करना है, कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना है। क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास अल्कीन है, इसके सामने मैंने क्या दे दिया, MCPBA दे दिया, इसके सामने मैंने क्या दे दिया, MCPBA दे दिया। तो यहाँ पे देखिए MCPBA हो या फिर कोई भी पर एसिड हो, कोई भी या फिर क्या हो, पर एसिड हो। पर एसिड का मतलब क्या है, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि H2O2 हो गया हमारे पास, H2O2 हो गया। ठीक है, OOH, H2O2 हो गया। ये भी क्या हमारे पास, पर एसिड है। कोई भी पर एसिड हमारे पास प्रेजेंट हो और सामने अल्कीन हो, तो क्या कर देना है, इपॉक्सीडेशन कर देना है। क्या कर देना है, वहां पे इपॉक्सीडेशन कर देना डबल बॉन्ड के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मान लीजिए ये सिस्टम हमारे पास है, मैंने क्या दे दिया, कोई भी एक पर एसिड दे दिया, मैंने कोई भी दे दिया एक पर एसिड। तो यहाँ पे क्या कर देगा, अल्कीन जो है वहां पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और वहां पे क्या लग जाएगा, इपॉक्साइड की रिंग बन जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। तो एक तो ये काम होता है MCPBA का। ठीक है, एक तो हमारे पास MCPBA का ये वाला काम है। दूसरा क्या काम होता है, अगर हमारे पास कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है, इस सिस्टम के सामने अगर हमने MCPBA दे दिया, तो ये क्या करवाएगा, रेदर देन इपॉक्सीडेशन, क्योंकि इपॉक्सीडेशन के लिए तो क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन ही करवाएगा वाया ऑक्सीजन इंसर्शन। ऑक्सीडेशन कैसे करवाएगा, वाया ऑक्सीजन इंसर्शन। जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन, जहां पे हमारे पास कार्बोनिल है ना, वहां पे एक जगह पर किसी भी एक साइड में क्या करवा देगा, ये ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा देगा। अभी तो दोनों के दोनों हमारे पास जो कार्बन सेंटर है वो सेम ही है, तो यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी साइड में आप क्या करवा दो, ऑक्सीजन इंसर्शन करवा दो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो है 7 मेंबर की सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये तो हमारे पास कैसा सिस्टम था, सिमेट्रिकल सिस्टम था, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड जो है सेम टाइप के हमारे पास कार्बन लगे हुए थे, लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर हमें बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन करवाना पड़ जाए तो कैसे चेकआउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रोल आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। ठीक है, आपको ऑक्सीजन वहां पर इंसर्ट करवानी है जहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो। जहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या हो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हमें देखने को मिले। एग्जांपल हमने कहा था कि हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है पीएच के कंपेयर में, लेकिन इकलौती बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन ऐसी है जहां पे
हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं होता पीएच के कंपेयर में। यहाँ पे क्या होता है, पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में, ठीक है। बाकी हमारे पास सेम ही है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे आपको एक खास बात क्या याद रखनी है कि हमारे पास बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन अगर करवाएंगे तो वहां पे पीएच का, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में, ठीक है। तो बाकी हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेम ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और क्या सामने दे दिया मैंने, MCPBA दे दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्योंकि इस कार्बन का ज्यादा होगा तो यहाँ पे इस साइड में हम ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन वहां पे इंसर्ट होगी जिस साइड में कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास क्या है, बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद रखना, अब एक कंफ्यूजन क्या हो सकती है, सर मान लीजिए अल्कीन भी है और क्या है साथ में, कीटोन सिस्टम भी गिवन है। मान लीजिए अल्कीन और कीटोन सिस्टम दोनों गिवन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने MCPBA दे दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, MCPBA दे दिया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा या फिर हमें इपोक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इपोक्सीडेशन हमेशा फेवरेबल होता है। इपोक्सीडेशन इज मोर फेवरेबल देन बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इंस्टेड ऑफ इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें इपोक्सीडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इपोक्सीडेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, 2-3 केस ऐसे भी हैं जहां पे हमारे पास बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन जो है फेवरेबल होता है। तो वहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास, अगर मैं बताता हूं बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन कहां पे फेवरेबल होता है, इस टाइप का रिंग सिस्टम गिवन है ना, इस टाइप का रिंग सिस्टम अगर आपके पास गिवन है तो आप यहाँ पे क्या कराओगे, यहाँ पे आप जो है बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन करवाओगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, कहीं यही क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए तो कोई डर ना हो। तो ये एक लौता ऐसा केस है जहां पे आपके पास जो है इस टाइप का अगर आपके पास सबस्ट्रेट हो, तो इकलौता नहीं, इस टाइप का अगर आपके पास सबस्ट्रेट गिवन हो तो यहाँ पे आप जो है इपोक्सीडेशन के कंपेयर में बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन फेवरेबल करवाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। रिंग स्ट्रेन की वजह से हमारे पास जो है क्या चाहती है कोई भी रिंग कि हम थोड़ी सी लार्ज हो जाएं। जैसे ही रिंग बड़ी हो जाएगी तो अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो इसको स्टीरिक रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन, जो बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन है वो फेवरेबल होता है इपोक्सीडेशन के कंपेयर में, ठीक है। और कहां पे हमारे पास ऑक्सीजन इंसर्ट होएगी, इस साइड में, क्योंकि ये वाला कार्बन देखिए कैसा है, टर्शरी, ये कैसा है, सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इपोक्सीडेशन मत करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थी ओवरऑल बात MCPBA को लेके। हमने जो है 3 नेम रिएक्शन खत्म कर ली है। पहली तो क्या, पहली हमारे पास थी बैकमैन, दूसरी हमारे पास थी डाइनोनफिनोल रीअरेंजमेंट, तीसरी हमारे पास थी MCPBA की बेयर्स-विलीगर ऑक्सीडेशन एंड इपोक्सीडेशन। अगर हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की, तो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास क्या है, फेवोर्स्की रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ध्यान में रखना, जहन में रखना। हमारे पास क्या है, फेवोर्स्की रिएक्शन। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबस्ट्रेट की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन होता है, अल्फा हेलो कीटोन सिस्टम गिवन होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अल्फा हेलो कीटोन सिस्टम गिवन होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिएजेंट की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिएजेंट की, तो रिएजेंट के तौर नाम पर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है। मे बी इट में भी NaOET, इट में भी हमारे पास कोई भी, मान लीजिए हमारे पास और क्या हो गई, जैसे कि NaOH हो गया हमारे पास, मान लीजिए OH नेगेटिव ले लीजिए, OH नेगेटिव, कोई भी स्पीशीज हो सकती है हमारे पास, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो कि पहले एज अ बेस एक्ट करती है, बाद में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहले बेस एक्ट करेगी एंड देन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता, डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कभी एस्टर मिल जाता है, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या यहाँ पे रिएजेंट लिया है, डिपेंडिंग अपॉन हमने यहाँ पे क्या रिएजेंट लिया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने यहाँ पर फेवोर्स्की रिएक्शन के ऊपर भी, हाँ मैंने फेवोर्स्की रिएक्शन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको चेकआउट करनी है तो वो चेकआउट कर लेना। सिर्फ रीजन ये है कि जो मैंने आज नेम रिएक्शन करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट
प्रेजेंट रहती है। तो जितने एग्जांपल करोगे उतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं फेबोर्स्की रिएक्शन को लेके, क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा अब क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 घंटे की वीडियो बनेगी तो आपको देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको देखने हैं, टाइम है आपके पास क्वेश्चन चेकआउट करने के लिए, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फेबोर्स्की रिएक्शन वगैरह का, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास अल्फा हेलोकीटोन कंपाउंड होता है। हमारे पास क्या होता है, अल्फा हेलोकीटोन कंपाउंड होता है। इसके सामने क्या आएगा हमारे पास, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान लीजिए NaOH आएगा, कोई भी हमारे पास क्या आएगा, NaOH आता है यहाँ पे। और हमारे पास फेबोर्स्की रिएक्शन की खास बात क्या होती है, जो हमारे पास जहां पे हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, उसके अपोजिट में जो कार्बन होगा, यानी कि देखिए ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये काम क्या करता है, सबसे पहले बेस की तरह काम करेगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और क्या करेगा, उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा जो क्लोरीन की साइड में नहीं होगा। यहां पे हमारे पास इस साइड से एक ये भी तो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा। हमारे पास जो NaOH है सबसे पहले बेस की तरह काम करेगा एंड उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा जो कि हैलोजन की साइड में हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्या कर लेगा, इसको जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा और क्लोरीन को निकाल देगा, और हमें क्या देखने को मिल जाएगी, हमें एक इपोक्साइड की रिंग देखने को मिल जाएगी। हमें क्या देखने को मिलेगी, एक इपोक्साइड की रिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, जो हमारे पास OET नेगेटिव था, NaOH, अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कहां पे अटैक कर देगा, अब वो कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में O नेगेटिव वापस आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड हमारे पास टूट जाएगा। अब मान लीजिए एक केस, एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि अभी मैंने जो है सबस्ट्रेट सेम यही ले रखा है। मान लीजिए हमारे पास जो है थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी X ग्रुप लगा होता, इस साइड में कोई भी X ग्रुप लगा होता, और वो X ग्रुप कैसा होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता हमारे पास। तो क्या होता, जब ये O नेगेटिव वापस आता तो 2 केस थे, या तो यहां से खुलती या फिर यहां से खुलती। तो हमारे पास जब ये इपोक्साइड की रिंग खुलेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी, और वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज वहां पे बनना ज्यादा फेवर करती है जहां पे क्या प्रेजेंट हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ताकि वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने क्या किया, इस सबस्ट्रेट में ही चेंज कर देता हूं मैं, यहां पे क्लोरीन ले लिया, यहां पे मैंने क्लोरीन ले लिया, एक और क्लोरीन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, X ग्रुप यहाँ पे नहीं है, X ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पर हो, हमारे पास रिंग इस तरीके से ओपन होगी कि वो जहां पर हमारे पास कार्बन है ज्यादा स्टेबलाइज बने, वहां पे फॉर्म हो। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में क्लोरीन का -I इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, एक 5 मेंबर की रिंग सिस्टम बन जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OET, एक एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए OH नेगेटिव होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। इसलिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट बनेगा वो फिक्स, जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा और क्लोरीन को लीव करवा देगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है। और हमें क्या देखने को मिल जाएगी, हमें यहां पर जो है एक अल्कीन देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, COOET। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, फेबोर्स्की रिएक्शन थी। ये हमारे पास क्या है, फेबोर्स्की रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5th और लास्ट रिएक्शन की। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ये रिएक्शन ऑलरेडी करवाई हुई है काफी डीपली। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि कौन कौन सी रिएक्शन आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कंफर्म आएगी ही आएगी, एंड किस तरीके से आपको उनको डील करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अपनी नेम रिएक्शन की वीडियोस में अलग से बनाए हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट करते रहना, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने रिवीजन नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इन 5 नेम रिएक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको तो देख ही लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन आएंगे यहां से। इसलिए एक बार देख लेना इन 5 वीडियो को, ठीक है। इन 5 वीडियो को मतलब कि जो नेम रिएक्शन के अंदर मैंने अलग से बनाई हुई है, उनके अंदर जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5th रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 5th रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डार्सन रिएक्शन।
ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डार्जन रिएक्शन होती है। एंड जो डार्जन रिएक्शन है वो सेम होती है एज फेवोर्स्की रिएक्शन, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। सबस्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, सबस्ट्रेट में हमारे पास क्या पाएगा, अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा हेलोकीटोन। यही तो सबस्ट्रेट हमारे पास किसमें था, फेवोर्स्की में था। रिएजेंट में क्या पाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट के नाम पे हमें क्या पाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो कि पहले एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा, जो कि पहले एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा। मान लीजिए मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, या फिर मैंने क्या ले लिया, NH2 नेगेटिव ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, फेवोर्स्की में भी था। लेकिन यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है अब की बार अपोजिट बनेगा। प्रोडक्ट यहां पे क्या बनती है, इपोक्साइड की रिंग बनती है। प्रोडक्ट के नाम पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इपोक्साइड की रिंग देखने को मिलती है। फर्क क्या हुआ, आप कहोगे सर ये पहचानेंगे कैसे हम, देखिए क्योंकि अल्फा हेलोकीटोन फेवोर्स्की में था, रिएजेंट में भी हमारे पास यही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट थे फेवोर्स्की में, लेकिन प्रोडक्ट अलग हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आपको पहचानना है कि फेवोर्स्की होगी या फिर डार्जन होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, क्या कि क्या हमारे जो रिएजेंट गिवन है उसके साथ कोई कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ कोई कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग स्पीशीज भी प्रेजेंट है या नहीं है। ये फर्क बताएगी आपको कि फेवोर्स्की होगी या डार्जन होगी। क्या फर्क है, डार्जन के अंदर हमारे पास रिएजेंट के साथ साथ एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग स्पीशीज भी पाएगी, जबकि फेवोर्स्की में ऐसा नहीं था। तो यहां से आपको फर्क पता चल जाएगा। और मैकेनिज्म अभी मैं बता देता हूं जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। मैकेनिज्म मैं अभी आपको करवा ही देता हूं जिससे कि आपको ये चीज कंफर्मली क्लियर भी हो जाए कि हाँ दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या था, वही सिस्टम मैं ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3, थोड़ा सा अलग लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये हमारे पास है। मैंने क्या दिया सामने, मैंने दे दिया NaOH और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। मान लीजिए ये अगर एसीटोन नहीं होता, ये एसीटोन नहीं होता तो फेवोर्स्की थी। क्यों, क्योंकि अल्फा हेलोकीटोन कंपाउंड है, अल्फा हेलोकीटोन कंपाउंड है। तो अगर ये हमारे पास ये वाला ग्रुप नहीं होता, एसीटोन ग्रुप नहीं होता, तो फेवोर्स्की करवा के आनी थी। यहां से हाइड्रोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करवाना था, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब की बार एक कार्बोनिल ग्रुप वाली कंटेनिंग स्पीशीज प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, हमारे पास जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसको निकलवाओगे सबसे पहले, ठीक है। इसको क्या करवाओगे, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे। एंड हमें क्या देखने को मिल जाएगा, कार्बन नेगेटिव देखने को मिल जाएगा हमारे पास, और यहां पे क्या है, Cl हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, हमारे पास जो कीटोन गिवन था रिएजेंट के साथ में, ये नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। एंड यहां पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव हमें देखने को मिल जाएगी। एंड यहां पे होगा क्या, हमारे पास CH3, यहाँ पे देखिए मैंने बीच में 2-3 स्टेप मिस कर दिए हैं, वो स्टेप मिस जानबूझ के किए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है। एंड वो स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। डायरेक्टली आप क्या करोगे, कार्बन का अटैक करवा दोगे इस कार्बन ग्रुप के ऊपर। वरना होता क्या है, पहले हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन आयन जो बना है वो यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, O नेगेटिव बनेगा। जब वो नेगेटिव चार्ज वापस आता है तो वो डबल बॉन्ड जो है वो जाके अटैक करता है। तो एंडिंग में होना यही है, तो यही करवा लो साथ में, ठीक है, एक साथ ही ये करवा लो। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे O नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दिख रहा है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हैलाइड है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये O नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक कर देगा और क्लोरीन यहाँ पे लीव कर जाएगा, और हमें क्या देखने को मिल जाएगी, हमें एक इपोक्साइड की रिंग देखने को मिल जाएगी। हमें क्या देखने को मिल जाएगी, एक इपोक्साइड की रिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास CH3 एंड दिस इज CH3, और ये हमारे पास क्या होगा, डार्जन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। सो ये थी हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि आपको पढ़नी होती है, जो कि हमारे IIT JAM एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जो भी आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, एंड काफी ज्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपकी IIT JAM एग्जाम के लिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।